हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनम। वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का क्विक रिवीजन विद ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ प्रीवियस ईयर। सबसे पहले हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का मतलब होता है हमारे पास क्या होंगी, लीनियर इक्वेशन होंगी जिनका पेयर यानी जो कि टू होंगी, टू लीनियर इक्वेशन होंगी। यानी लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिनकी डिग्री या हाईएस्ट पावर जो होती है हमारी 1 होती है। वो इक्वेशन जिनमें की हाई डिग्री हमारी या हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की 1 है, वो हमारी होती है लीनियर इक्वेशंस। अब बात करें टू वेरिएबल्स, यानी उसमें दो वेरिएबल्स होंगे, एक x होगा एक y होगा, a b एनीथिंग, कोई भी वेरिएबल हो सकता है बट टू होंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2। ये हमारे पास दो इक्वेशन है जो कि पेयर में है, विद लीनियर है बिकॉज इनकी डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है। एंड ये जो है टू वेरिएबल्स में x और y वेरिएबल में है। तो ये हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल है। अब बात करें a1x प्लस b1y प्लस c1 में बात करें, a1 क्या होता है, a1 जो होता है हमारा वो होता है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी x के साथ में अटैच्ड है ये कांस्टेंट वैल्यू, तो ये कोफिशिएंट होता है x की। ये जो होता है x और y जो होते हैं हमारे पास ये वेरिएबल्स होते हैं, ये जो होते हैं ये चेंज होते रहते हैं, मींस इनकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती। बट जैसे a1 b1 c1 ये हमारी सारी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं और ये कभी भी चेंज नहीं होती, यानी इनकी फिक्स्ड वैल्यू होती है। सो a1 जो है हमारा x का कोफिशिएंट है, b1 जो है हमारा y का कोफिशिएंट है एंड c1 जो है हमारे कांस्टेंट वैल्यू होती है। सिमिलरली a2 हमारा x का कोफिशिएंट है इस इक्वेशन में, b2 हमारा y का कोफिशिएंट है एंड c2 हमारी क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। सो ये हमारे दोनों क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर में वो है, हमें पता होना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन कौन सी होती है, बिकॉज हमारे पास एक मेन क्वेश्चन जो है वो बनता है हमारा इन लाइन्स के ऊपर। बहुत इजी। इंटरसेक्टिंग लाइन आप जानते हो, इंटरसेक्ट होने का मतलब है एक दूसरे को काटना। यानी जब भी दो लाइन जो होंगी हमारे पास इस चैप्टर में कितनी लाइंस गिवन होंगी, टू ही लाइंस गिवन होंगी, बिकॉज ये टू लीनियर इक्वेशन है विद पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स है। सो नाउ इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें तो दो लाइंस होंगी हमारे पास जो कि एक दूसरे को काट रही हैं, यानी कट कर रही हैं, वो हमारी क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। एक लाइन ऐसे जा रही है, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक बीच में एक पॉइंट आएगा जिसपे वो एक दूसरे को काट रही हैं, वो होती है इंटरसेक्ट करिए। इसका मतलब ये इंटरसेक्ट करना मतलब एक पॉइंट पे आकर वो एक दूसरे को काट रही हैं। सो ये हमारी है इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इंटरसेक्टिंग लाइन की बात करें तो हमारे पास एक ही जगह पर ये काटती हैं। अगर एक ही पॉइंट पे ये कट कर रही हैं यानी इनके कितने सोल्यूशन होंगे, सो इनके होंगे यूनिक सोल्यूशन, यानी इनके जो है एक ही सोल्यूशन आएगा। यानी जहां जितने भी पॉइंट्स पे जो है लाइन कट करती हैं उतने हमारे पास क्या आते हैं, सॉल्यूशंस आते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो लाइन एक ही पॉइंट पर कट कर रही है इसका मतलब हमारे पास एक ही सोल्यूशन आएगा। एक सोल्यूशन को बोलते हैं हम यूनिक सोल्यूशन। और इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान रखने वाली है जिसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस हैं, दैट इज a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। यानी ये जो हमारे पास अगर ऐसा जो है वैल्यू ऐसी इक्वेशन बनती है, इसका मतलब हो गया हमारे पास वो कैसी होंगी, लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। अभी हमें कैसे चेक करना है, a1 और b1, a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2। अब यहाँ पर हमारा है a2। ना ये जो है हमारे पास ये कैसे हमें चेक करनी है, a1 और a2 जो है हमारे पास क्या है, x और ये x के कोफिशिएंट है, यानी दोनों इक्वेशन में जो x के कोफिशिएंट है एक a1 होगा एंड एक a2 होगा। सिमिलरली b1 b2 जो है हमारे किसके होंगे, y के कोफिशिएंट होंगे। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे इन दोनों को डिवाइड करेंगे अगर वो नॉट इक्वल्स आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। तो हमें क्वेश्चन में अगर पूछा हो कि इंटरसेक्टिंग लाइन है ये बताना है हमें, तो हमें चेक करना पड़ेगा। और ये अगर हम चेक करेंगे और ये नॉट इक्वल्स टू आ रहा है इनका रेशियो, इसका मतलब ये कौन सी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इंटरसेक्टिंग लाइन का एक ही सोल्यूशन यानी यूनिक सोल्यूशन होता है। वैसे ही बात करें तो पैरेलल लाइंस की, पैरेलल का मतलब आप जानते हैं, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी वो आगे तक चलती जाएंगी एंड कहीं भी जाकर वो मिलेंगी नहीं या मीट नहीं करेंगी। वो लाइंस कहीं भी मीट नहीं करेंगी, इसका मतलब वो एक दूसरे के पैरेलल एक दूसरे के आमने सामने ही चलती रहेंगी। इनकी बात करें तो अगर ये कहीं भी नहीं मिल रही है लाइंस, वो लाइंस जो कहीं भी मीट नहीं कर रही हैं, यानी उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज जहां लाइन कट करती है वहां सोल्यूशन बनते हैं। एंड यहाँ पे हमारी दोनों लाइन जो है कहीं भी कट नहीं कर रही, यानी हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं बन रहा है। सो इसका हो जाएगा हमारे पास नो सोल्यूशन, बिकॉज यहाँ पे कोई भी लाइंस जो है मीट नहीं कर रही। नाउ अगर हमें चेक करना है कि पैरेलल लाइंस है तो हमारे पास जो है आता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। यानी जो हमारे पास यहाँ नॉट इक्वल्स टू आया था वो आप कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ पे इक्वल्स टू
का साइन आ जाएगा a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 आ जाएगा, एंड जो c1/c2 यानी कांस्टेंट वाली टर्म जो है हमारी, वहां पर नॉट इक्वल्स टू का साइन आ जाएगा। सो अगर ऐसा हमारे पास गिवन है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। सो पैरेलल लाइंस को हम इस तरीके से लर्न कर सकते हैं। नाउ अब बात करें कोइंसिडेंट लाइन की। पैरेलल लाइन हमें पता लग गया कि आमने सामने जो जा रही है लाइंस, और कोइंसिडेंट लाइन हमारे पास वो लाइन होती है जो कि एक के ऊपर एक होती है, यानी वो कहीं और लाइन नहीं होगी, वो उसके ऊपर ही लाई करती है। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन लाई करे, उसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट का मतलब ही होता है एक के ऊपर एक तो लाई करना, यानी हमारे पास एक लाइन तो जा रही थी लेकिन उसके ऊपर एक और लाइन जा रही है, सो वो क्या है, हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन है। अब इसको देखते हमें पता लग रहा है, जैसे हमारे पास एक लाइन जा रही थी उसके ऊपर दूसरी लाइन जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके सोल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। कैसे? बिकॉज जब दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर जा रही हैं तो वो हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को क्या कर रही है, मीट कर रही है, यानी काट रही है, बहुत सारे पॉइंट्स को काट रही है एक दूसरे को। इसका मतलब हो गया बहुत सारे जो है सोल्यूशन बनेंगे, इसका मतलब है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस बनेंगे, किसके, कोइंसिडेंट लाइंस के। और अगर हमें चेक करना है तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन यानी सारे इक्वल्स टू में आएंगे। सो a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 आएगा। अगर ये तीनों का रेशियो बराबर है, इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास कोइंसिडेंट लाइन है। तो हमें इस के ऊपर एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा एग्जाम में, दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। आपको याद रखना है कि इनके कितने सॉल्यूशंस हैं, एंड इनको आपको इसके रेशियोज लर्न करने हैं, उसके बेसिस पे आप बता सकते हैं कि ये कौन सी लाइंस हैं। सो ये थी हमारी इंटरसेक्टिंग, पैरेलल एंड कोइंसिडेंट लाइन। अब इसके अलावा जो है इस चैप्टर में हमारे पास मेथड्स हैं जिससे हम लोग x और y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, दैट इज एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड होता है हमारे पास जिसमें कि हम लोग जो है कोई भी एक टर्म को यानी x के वेरिएबल को कट कर देंगे एंड y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है जिसमें से एक इक्वेशन में से हम सब्स्टिट्यूट करके, यानी एक इक्वेशन में से x की वैल्यू को फाइंड करेंगे और दूसरी इक्वेशन में पुट करेंगे, वो हम आगे क्वेश्चंस में देखेंगे। सो ये पूरा था हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो now we will start with the previous year questions. So now जो हमारा क्वेश्चन पेपर बनता है वो हमारा बनता है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मिलाकर। हालांकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो एज इट इज तो नहीं देके थोड़ा सा घुमा फिरा देते हैं, बट होते वैसे ही हैं। सो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ऑफ प्रीवियस ईयर। सो हमारे सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू बतानी है। द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशंस दी हुई है हमें, हैज अ यूनिक सोल्यूशन, यानी इन दोनों सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है हमारा वो यूनिक सोल्यूशन दे, कौन सी वैल्यू पे वो जो है के की यूनिक सोल्यूशन देंगी। यूनिक सोल्यूशन के बारे में हमें पता है, यूनिक सोल्यूशन का मतलब होता है कि जो लाइन है, दोनों लाइंस हैं उनमें जो है एक ही जगह पर वो काट रही है, यानी एक ही सोल्यूशन बन रहा है उनका। सो वो होती है हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइन क्या करती है, हमारी एक ही पॉइंट पे कट करती हैं और यूनिक सोल्यूशन देती हैं। नाउ अब हमें देखना है कि इन दोनों इक्वेशन में जो है यूनिक सोल्यूशन देने की बात की है। इसका मतलब हो गया यूनिक सोल्यूशन वाला हम याद करें तो हमारे पास जो है वो रेशियोज थे, दैट इज a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब अगर a1/a2 का और b1/b2 का रेशियो हमारा बराबर नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो हमारा यूनिक सोल्यूशन देता है। तो अगर हम देख लें कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 जो है ये हमारा कौन सी वैल्यूज पे आता है। सो हमें पता है यूनिक सोल्यूशन का मतलब है, यूनिक सोल्यूशन होने का मतलब होता है हमारे पास दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन, एंड हमारे पास होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/8। ये आपको ध्यान रखना है कि अगर यूनिक सोल्यूशन है, पैरेलल लाइंस हैं और हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, कोइंसिडेंट लाइंस है, तो हमारे कौन से सॉल्यूशंस बनेंगे और उनका रेशियोज क्या होंगे। सो ये हमारे पास रेशियोज होते हैं a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2। हम बात करें, हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। फर्स्ट है kx प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब इसमें बात करें a, b और c की वैल्यू क्या आएगी। सो a जो होता है हमारा x का कोफिशिएंट होता है, इसका मतलब a की वैल्यू k है, b हमारा y का कोफिशिएंट दैट इज 2 एंड c हमारी कांस्टेंट टर्म होती है दैट इज 3। ये हमारे पास क्या है, a, b और c की वैल्यूज हैं। दूसरी बात करें 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 10 है हमारे पास। सो इसमें c की हमें जरूरत नहीं है, इसमें a और b की ही जरूरत है। सो इसमें देखें तो a की वैल्यू हमारी 3 है एंड b की वैल्यू हमारी कितनी है, 6 है, क्योंकि b जो है y का कोफिशिएंट होता है। अब हमारे पास ये वैल्यूज आ गई a, b, इसकी और इसकी, इन दोनों इक्वेशन में a, b की वैल्यू फाइंड कर ली। यानी यहाँ पर ये था a1, ये था b1, ये था a2, ये था b2। अब हम बात करें तो a1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, k है, a1 की जगह हम पुट कर देंगे k, a2 की जगह हमारा आ जाएगा 3 इज नॉट इक्वल्स टू, b1 की जगह हमारा आ जाएगा 2
एंड B2 की जगह हमारा आ जाएगा 6। जब हम इनको कट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम देखेंगे कि k/3 तो हमारे पास है एज इट इज एंड इज नॉट इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 6 इज 3, 1/3। सो ये हमारा है, यानी हमारा डिनोमिनेटर जो है, नीचे वाला जो वैल्यू है हमारी, दोनों सेम है। इसका मतलब k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती है। इससे क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, इससे निकल के आ रहा है कंक्लूजन की 3 में तो 3 ही था। इसका मतलब k की वैल्यू हमारी क्या नहीं हो सकती है, 1 नहीं हो सकती है, बिकॉज अगर k की वैल्यू 1 होगी तो हमारा क्या देगी, वो यूनिक सोल्यूशन नहीं देगी। सो यहाँ पर हम बात करें तो k इज नॉट इक्वल टू 0। अगर k 1 के बराबर नहीं होगा तो हमारा यूनिक सोल्यूशन नहीं देगी। बट 1 के अलावा k की वैल्यू कुछ भी हम रख दें तो वो क्या देगी, हमारे पास यूनिक सोल्यूशन देगी। सो इसका मतलब होगा तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेगी। तो हमारे पास आता क्या है, k की वैल्यू को हमें फाइंड करने के लिए बोला था, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, k की वैल्यू कुछ भी आ सकती है हमारे पास अदर देन 1 के अलावा हमारे पास कोई भी k की वैल्यू हो सकती है, जिसपे कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है वो क्या देंगे, यूनिक सोल्यूशन देंगे। सो ये हमारा CBSE 2019 का क्वेश्चन था बहुत सिंपल क्वेश्चन, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर यूनिक सोल्यूशन है हमारे पास तो हमारे रेशियोज क्या बनेंगे, और रेशियोज में हमको वैल्यूज पुट करनी आनी चाहिए। सो इस तरीके से हम जो है k की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सो दिस इज आवर क्वेश्चन दैट ऑफ CBSE 2019। सो हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड C, जैसे कि हमारे पिछले क्वेश्चन में k की वैल्यू को फाइंड करना था, यहाँ पर हमारे पास C की वैल्यू दी हुई है। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दे रखी है, 2 इक्वेशंस दे रखी है हमें, और C की वैल्यू को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। नाउ हैज इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, यानी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन का मतलब हो गया कि बहुत सारे सोल्यूशंस बन रहे हैं। और बहुत सारे सोल्यूशन बनते हैं कब, जब 2 लाइंस एक के ऊपर एक लाइन लाई करती है, यानी कोइंसिडेंट लाइन होती हैं, तब हमारे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस बनते हैं। और इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस बनते हैं तो हमारा रेशियो क्या होता है, सारे इक्वल्स टू में होते हैं। सो हमारे पास 2 इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले cx + 3y + 3 - c = 0 एंड 12x + cy - c = 0। अब हम बात करें इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस की। सबसे पहले तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन जो बनते हैं हमारे पास, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि कौन सी लाइंस हैं। सो हमारे पास जो लाइंस आती हैं वो कौन सी लाइंस आती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस आती हैं, जो कि एक के ऊपर एक लाइन होती है। एंड कैसे होता है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, एक लाइन जा रही है एंड इसके ऊपर ही एक और लाइन जा रही है, और वो लाइन जो हर एक पॉइंट पे इसको कट कर रही है। इसका मतलब इसके ऊपर बहुत सारे सोल्यूशंस बन रहे हैं, यानी इनफाइनाइट सोल्यूशंस बन रहे हैं। और ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन बनते हैं कोइंसिडेंट लाइंस में, तो हमारे रेशियोज जो होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं, यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, यानी हमारे जो रेशियो आते हैं वो क्या आते हैं, तीनों क्या आते हैं, बराबर आते हैं। अब हम बात करें कि हमारे पास 2 लाइंस गिवन है, इनमें a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 हमारे पास क्या है। तो हमारे पास फर्स्ट लाइन है cx + 3y + 3 - c, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। अब हम देखें तो हमारे पास जो इक्वेशन होती है वो होती है ax + by + c = 0। इस तरीके की होती है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो अब हम बात करें हमारे पास a की वैल्यू क्या है, a हमारे पास कितना है, x का कोफिशिएंट दैट इज c, b हमारे पास कितना है, y का कोफिशिएंट दैट इज 3 एंड c हमारे पास कितना है, जो पूरा टर्म है कांस्टेंट टर्म 3 - c, ये हमारी क्या है, कांस्टेंट टर्म जो है c है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप सोच सकते हैं कि 3 - c है तो ये वेरिएबल तो नहीं गिवन है, नहीं, c हमारे पास क्या है, एक वैल्यू गिवन है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू को हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है। यानी अगर हम c की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो सब्ट्रैक्ट होके कोई कांस्टेंट वैल्यू ही देगा। सो ये हमारे पास a, b एंड c की वैल्यूज आ गई। सो ये है a1, b1 एंड c1। इस a1, b1 और c1 की वैल्यूज हमारे पास आ गई, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास। अब बात करें सेकेंड इक्वेशन की, दैट इज 12x + cy - c = 0। इसमें हमारे पास a2 क्या आएगा, a2 x का कोफिशिएंट है दैट इज 12, b2 इज c, y का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, c है, एंड c2 की बात करें हमारे पास तो कितना आएगा, हमारे पास माइनस का c आएगा। अब ये माइनस का c क्यों आया, पॉजिटिव c क्यों नहीं आया, बिकॉज जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लीनियर इक्वेशन की वो होती है हमारे पास ax + by + c = 0, यानी c के साथ में प्लस आता है बट स्टैंडर्ड फॉर्म में, बट यहाँ पर हमारा माइनस है नहीं, माइनस c के अंदर चला जाएगा, तो c के साथ में चला जाएगा, तो माइनस c यहाँ पर हमारा आएगा। सो ये हमारे हो गए a2, b2 एंड c2। इनको यूज करके अब हम क्या करेंगे, रेशियोज को फाइंड करेंगे। रेशियोज क्या होते हैं हमारे इनफिनिट मेनी सोल्यूशन का, ये होता है a1/e2 = b1/b2 = c1/c2। इनमें हम रेशियोज में वैल्यूज को पुट करेंगे और हम चेक करेंगे कि तीनों वैल्यूज बराबर आ रही है हमारी। अगर बराबर आ रही है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, c की वैल्यू फाइंड करनी है। सो a1/a2 का मतलब हो गया a1 ये है, a2 ये है, यानी c/12।
A1/A2 is C/12. So पहला हमारा बन रहा है C/12 इज इक्वल्स टू B1/B2 का मतलब B1 ये है, B2 ये है, यानी 3/C बन रहा है. So ये बनेगा हमारा 3/C. B1/B2 is 3/C. एंड अगला है हमारा C1/C2. C1/C2 यानी कॉन्स्टेंट टर्म्स का रेशियो देखना है. सो C1 क्या है हमारे पास 3 - C है एंड C2 क्या है -C है. सो हमारे पास क्या आएगा 3 - C डिवाइड बाय -C. सो हम लिख देंगे 3 - C अपॉन में -C. हमारे पास C के आगे तीनों रेशियोज हमने लिख दिए, A1/A2, B1/B2 और C1/C2. अब हमें क्या करना है, रेशियोज को जो है इक्वल करना है. इसका मतलब क्या हो गया, मैं पहले लेके चलूंगी इन दोनों को, इसके बाद में मैं क्या करूंगी, इन दोनों को लेके चलूंगी और C की वैल्यू को फाइंड करूंगी, क्योंकि मुझे दोनों रेशियोज को साथ में लेकर चलना पड़ेगा. सो पहले मैं इन दोनों को लेके चलूं तो मेरे पास क्या आएगा, C/12 इज इक्वल्स टू 3/C है. अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो मैं क्या करूंगी, C को इधर लेके जाऊंगी, मल्टीप्लाई में डिवाइड में है तो वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो C मल्टीप्लाई C स्क्वायर बन जाएगा. C इंटू C स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई ये जो है 12 चल जाएगा वहां पर. सो C स्क्वायर कितना आ गया मेरे पास 36, यानी C की वैल्यू क्या आएगी √36, यानी C मेरे पास कितना आ रहा है 6 आ रहा है. C की वैल्यू कितनी आ रही है 6 आ रही है. दैट इज C स्क्वायर था, अंडर रूट में होता तो प्लस माइनस आता है, यानी एक +6 आएगा एक -6 आएगा. दो वैल्यूज हमारी C की यहाँ से निकल गई. अब हमारे पास ये दोनों इक्वेशन और है, इनमें से भी हमें क्या करनी है, C की वैल्यू को फाइंड करनी है. इन रेशियो में हम फाइंड करें तो हमारे पास है 3/C. इनको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में वहां जाके हो जाएगा -3C इज इक्वल्स टू, ये C जो है हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा 3 - C का होल C मल्टीप्लाई में आ गया हमारा. सिंपल. नाउ -3C कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें तो 3C, 3 पहले C के साथ होगा, देन माइनस का साइन C के साथ होगा, C स्क्वायर हो जाएगा. ये हमारे पास हो गया. अब हमें क्या करना है, -3C है, इस साइड हम -3C को +3C कर देंगे एंड -C स्क्वायर को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता है तो पॉजिटिव हो जाएगा. तो -C स्क्वायर का आप इधर लेके आओगे तो C स्क्वायर हो जाएगा. 3C एज इट इज यहाँ पड़ा है एंड 3C जो वहां जाकर +3C हो जाएगा. देन C स्क्वायर विल बी 6C. अब आप देखो कि हमारे पास C स्क्वायर इज इक्वल टू 6C है. अब यहाँ पर आपको कट नहीं करना है. सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है. सबसे स्टूडेंट्स जो है गलती यहाँ पर ये करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में कि जो C की वैल्यू है C स्क्वायर से C को कट कर देंगे एंड C की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे. जब आपको इक्वेशन गिवन है और आपके पास C स्क्वायर है, इसका मतलब हो गया C स्क्वायर में गिवन है इक्वेशन, तो हमारी वैल्यूज जो है C की वो 2 आएंगी, एक नहीं आएगी. अगर आप इनको कट कर दोगे तो आपके पास एक ही वैल्यू आएगी. तो आपको ये मेन चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है दैट अगर ऐसा कहीं हमारे पास इक्वेशन बनती है तो हमारे पास जो है डायरेक्ट कट नहीं होता है, डायरेक्ट कट नहीं करते हैं. हमें क्या करना पड़ेगा, ये 6C को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे, इज इक्वल्स टू में 0 रख देंगे. दैट इज C स्क्वायर के यहाँ पे रखेंगे -6C पॉजिटिव था, इधर आके माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 0. ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है. दैट 6C को हम इधर लेके आएंगे, डायरेक्ट कट नहीं करेंगे. इसके बाद में क्या करेंगे, कॉमन लेंगे. C स्क्वायर में से और 6C में से C कॉमन आ रहा है, सो C को हमने कॉमन ले लिया. ब्रैकेट में बचा एक C हमने ले लिया था, C माइनस यहाँ पे C हमने कॉमन ले लिया तो 6 बचा इज इक्वल्स टू 0. अब आप देखेंगे हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है C की. एक आ रही है हमारे पास C की वैल्यू आ रही है एक 0, C की वैल्यू एक 0 एंड एक C - 6 की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है. ये दो वैल्यूज थी हमारे पास. सो C की वैल्यू एक 0 है एंड एक C की वैल्यू कितनी आ गई -6 दूर जाके कितना हो गया +6 आ गया. यानी हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है C की, एक 0 आ रही है एंड एक क्या आ रही है +6 आ रही है. और यहाँ से मैंने देखा था यहाँ पे भी दो वैल्यू आ रही थी, +6 और -6 आ रही थी. इसका मतलब हो गया हमारे पास C की वैल्यू फाइंड करने को बोला जो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देगी, यानी दोनों में जो है इक्वल आना चाहिए. C की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए इसमें भी और इसमें भी, क्योंकि ये सारे रेशियोज के हैं बराबर है. तो कौन से C की वैल्यू जो है इक्वल आ रही है इन रेशियोज में, वो है C की वैल्यू +6 यहाँ आ रही है, C की वैल्यू +6 यहाँ आ रही है. इसके अलावा कोई भी वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है. इसका मतलब हमारे पास C की वैल्यू क्या आएगी, C इज इक्वल्स टू 6. C इज इक्वल्स टू 6 एक ऐसी वैल्यू है C की जहां पर जो है ये दोनों इक्वेशन जो है वो क्या देंगी, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन देंगी, यानी बहुत सारे सोल्यूशंस देंगी. सो हमारे पास जो है एक वैल्यू जो है C की जो दोनों इक्वेशन में आ रही है वो है 6, वो सिमिलर आ रही है एंड सिमिलर ही हमारे पास आनी चाहिए बिकॉज ये सारे क्या है इक्वल्स है. सो C की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 6 होगी इस क्वेश्चन में. सो ये हमारा CBSE 2019 का क्वेश्चन था. सिंपल क्वेश्चन था, हमें रेशियोज पता होने चाहिए, उसके बाद में हम इजीली कर लेंगे. बट आपको ध्यान क्या रखना है यहाँ पर कि आपको कॉमन जो है लेकर करना है यहाँ पर. एंड आपको जो है इसको इन क्वेश्चंस को जो है बहुत ध्यान से पढ़ना है बिकॉज इनमें कभी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस दे दिया जाएगा आपको, कभी यूनिक सॉल्यूशन दिया जाएगा, कभी नो सॉल्यूशन दिया जाएगा. तो आपको जो है ये रेशियोज को लर्न होने चाहिए.
सो ये था हमारा क्वेश्चन, दैट इज वेरी सिंपल. नाउ लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन. नाउ हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चन है ऑफ सीबीएसई 2023. हमारे पास जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में देखने को मिले हैं. दैट इज फाइंड सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली. यानी हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, हमें उनको सॉल्व करना है लेकिन ग्राफिकली. सो ग्राफ बनाकर सॉल्व करना है. ऑल्सो फाइंड, इसके बाद जब हम ग्राफ बना लेंगे दोनों इक्वेशन का तो दो लाइंस का ग्राफ बनेगा हमारे पास. देन ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल. यानी इसका मतलब है क्वेश्चन में बोल ही रहा है कि जो दो इक्वेशन बनेंगी वो क्या बनाएंगी, ट्राइंगल बनाएंगी. सो जो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म हुआ है इन लाइन से, वो रिप्रेजेंटिंग द इक्वेशन विद वाई एक्सिस, उसका हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है जो कि वाई एक्सिस के साथ में ट्राइंगल बन रहा होगा. अब हम वो चेक कर लेंगे कि ट्राइंगल बन रहा है तो कैसा ट्राइंगल बन रहा है. बट हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इक्वेशंस को ग्राफिकली शो करना पड़ेगा. सो हमारे पास जो है क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है. सबसे पहले हमें फर्स्ट पार्ट करना है, दैट इज हमें क्या करना है, इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करके बताना है. सो हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमारे पास जो दो इक्वेशन गिवन है दैट इज x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 है, एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12 है. अब ये जो हमारे पास दो इक्वेशन है, हमें क्या करना है, हमें वैल्यूज को पुट करना है. पहले हमें एक इक्वेशन को लेना है, उसमें हमें x और y की वैल्यूज को पुट करना है, एंड x की वैल्यू को पुट करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे. ऐसा कुछ भी कर सकते हैं, बट हमें x और y के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है. कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है x की वैल्यू किसी पॉइंट पे और y की वैल्यू किसी पॉइंट पे. हम वो फाइंड करेंगे. हम लोगों को एटलीस्ट 3 वैल्यूज तो फाइंड करनी पड़ेंगी. अगर हम 3 वैल्यूज फाइंड कर लेंगे तो हमारा इजीली जो है ग्राफ जो है वो प्लॉट हो जाएगा. नाउ अब हमें क्या करना है, जब ये वैल्यूज को पुट करना है तो हमें ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि जो हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, जब हमें जो वैल्यू मिलेगी दूसरे वेरिएबल की, वो अभी भी पॉइंट में नहीं मिलनी चाहिए. पॉइंट के अलावा हमारे पास जो है होल नंबर में मिलनी चाहिए, बिकॉज पॉइंट से मिलेगी तो हमें ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत होती है, एंड होल नंबर में हमारा इजीली ग्राफ प्लॉट हो जाता है. सो हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हम इजीली निकाल पाएंगे अगर हमारा होल नंबर में होगा. सो हमें क्या करना है, हमारे पास जो है हमें हमेशा ऐसे वैल्यूज को पुट करना है ताकि वो पॉइंट में आंसर ना दे वो. सो हम ले लेते हैं पहली इक्वेशन, दैट इज x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 6 को. मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू को पुट करूंगी ताकि y की वैल्यू मुझे मिल जाए. अगर मैं x की जगह 0 पुट करती हूँ सबसे पहले, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे पास, 3 जो डिवाइड में चल जाएगा एंड 2 मिल जाएगी. इसका मतलब ये पॉइंट में नहीं आ रहा है, सो मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर सकती हूँ. सबसे पहले इक्वेशन है मेरे पास ये. नाउ फर्स्ट इक्वेशन को लेके मैं पुट करूं x की वैल्यू, पुट x इज इक्वल्स टू 0 इन फर्स्ट इक्वेशन. अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बना लेंगे. सबसे पहले आपको क्या बनाना है, एक बॉक्स बनाना है. उसमें क्या करोगे आप, एक में x लिखोगे, ऊपर नीचे लिखोगे y का कोऑर्डिनेट, और हम जो है बना लेंगे 3 बॉक्सेस जिसमें कि हम x और y के कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे जो भी हमारे आएंगे. सिमिलरली यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में भी x और y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. यानी इस तरीके का हम एक बॉक्स बना लेंगे जिसमें हम x और y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे. ये हमें इजी रहता है ताकि हम लोगों को जो है जब x और y की वैल्यू को ग्राफ प्लॉट करना हो तो हमें इजीली प्लॉट कर सकते हैं. सो ये हमारे पास हो गए कोऑर्डिनेट्स के हमें पुट करने हैं. अब मैं पुट करूंगी फर्स्ट इक्वेशन में x इज इक्वल्स टू 0. अगर मैं x की वैल्यू को 0 पुट कर रही हूँ तो मैं देखूं यहाँ पर x प्लस क्या है हमारे पास, 3y इज इक्वल्स टू 6 है. इसका मतलब x की जगह मैं 0 पुट कर रही हूँ तो 3y इज इक्वल्स टू 6 है मेरे पास. यानी y की वैल्यू कितनी आ रही, 3. यहाँ से 0 हट जाएगा, देन 3 की जो है डिवाइड में चल जाएगा, दैट इज 3 2 यानी y की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, 2 आ रही है. इसका मतलब पहला कोऑर्डिनेट जो है मेरे पास वो क्या बन रहा है, 0,2. अब ये आपको बात क्या ध्यान रखनी है, जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमारे पास आते हैं कोऑर्डिनेट यानी x के पॉइंट और y के पॉइंट, जिनको कि हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं. लेकिन सबसे पहले जो है हमारा पॉइंट वो x का पॉइंट आता है, उसके बाद y का पॉइंट आता है. आपको उल्टा कभी नहीं करना है कि आप y का पॉइंट पहले लिख दो, x का बाद में लिख दो, ऐसा कभी भी नहीं होता है. हमेशा जो है फर्स्ट जो है प्रेफरेंस जो है वो x के पॉइंट को दी जाती है एंड देन y के पॉइंट को. यानी यहाँ पर x हमारा 0 है एंड y हमारा 2 है, तो हमारे x का जो है कोऑर्डिनेट वो पहले आएगा, y का कोऑर्डिनेट बाद में आएगा. सो x का कोऑर्डिनेट 0 है तो 0,2 लिखेंगे, ना कि 2,0 हम नहीं लिख सकते हैं इसको. नाउ अब हम बात करें, x को मैंने 0 पुट किया, अगर मैं x को 1 पुट करूं तो मैं देखूं तो x प्लस 1 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 मेरे पास 5 आ जाएगा, और 5 3 से डिवाइड नहीं होता है. इसका मतलब मैं 1 पुट नहीं कर सकती हूँ x को. अगर मैं y को 0 पुट करूं
तो x की वैल्यू मेरे पास 6 आ रही है बिकॉज ये पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी। इसका मतलब मैं y की वैल्यू को 0 पुट कर सकती हूँ। सो मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू को 0 पुट करूं तो मेरे पास क्या आएगा, x प्लस 3y इज 6 है, यानी x की जगह एज इट इज y की जगह 0 पुट करो, 3,30 इज 6, यानी x प्लस ये पूरा वैल्यू 0 बन जाएगा। देन x की वैल्यू कितनी आ रही है, मेरे पास 6 आ रही है। इसका मतलब एक कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है, अब हमारे पास x का जो है कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे, y का बाद में लिखेंगे। सो x क्या है, 6 है, y 0 है, तो 6,0 हमारा एक कोऑर्डिनेट आ गया। इसके बाद की बात करें तो अब मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू की जगह क्या पुट करूं, x में हमारे पास अगर मैं 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास नहीं आएगा, 2 पुट करती हूँ तो भी नहीं आएगा बिकॉज ये माइनस में 4 हो जाएगा एंड देन ये भी डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं y को 1 x को 1 पुट नहीं कर सकती लेकिन y को चेक करूं तो y को 1 पुट करूंगी तो 3 जो है यहाँ जाके -3 बना देगा एंड x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, y की वैल्यू को 1 पुट करूंगी। अब क्या करूंगी, पुट y इज इक्वल्स टू 1। अब मैं y की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ तो x की जगह एज इट इज प्लस 3 मल्टीप्लाई y की जगह 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू में 6, यानी x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 6, यहाँ प्लस का है -3, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास प्लस का 3, यानी क्या हो गया, ये कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या आ गए, x पहले आएगा तो 3,1, ये मेरे पास कोऑर्डिनेट आ गया। अब तीनों कोऑर्डिनेट जो है पहली इक्वेशन के मुझे मिल गए, दैट इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 0,2, x की जगह 0 y की जगह 2, यानी x की जगह 0 y की जगह 2 यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। नाउ सेकंड कोऑर्डिनेट इज 6,0, x की जगह 6 एंड y की जगह 0, यानी x की जगह 6 एंड y की जगह 0, ये सेकंड कोऑर्डिनेट मिल गया। थर्ड कोऑर्डिनेट है 3,1, यानी x की जगह 3 है, y की जगह 1, यानी 3 और 1। तो मेरे पास ये तीनों कोऑर्डिनेट्स जो हैं एक इक्वेशन के मिल गए। सिमिलरली हम क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन जो है हमारे पास उसके हम कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेंगे। इसकी बात करें तो 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 12, ये मेरे पास इक्वेशन है और वही सिमिलर वही पुट करके देखना है ताकि क्या बने, पॉइंट्स में वैल्यूज ना आए। सो सबसे पहले अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करती हूँ तो -10 हो जाएगा जाकर, एंड 10 जो 3 से डिवाइड नहीं होता है, सो ये जो है हमारे पास नहीं बनेगा। अगर मैं 0 पुट करती हूँ तो यहाँ पर 0 पुट करने से मेरे पास क्या आ जाएगी, पूरी वैल्यू 0 बन जाएगी एंड 3 जो है डिवाइड चला जाएगा 12 से, तो ये हमारा हो सकता है। तो पुट क्या करूंगी, x की जगह 0 पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट किया तो ये 2 0 0 -3y इज इक्वल्स टू 12 बन जाएगा एंड अभी पूरी वैल्यू जो है मेरे पास 0 हो गई, बची हुई वैल्यू क्या है -3y जो है इज इक्वल्स टू में 12 आ गया, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 12 डिवाइडेड बाय -3, दैट इज y की वैल्यू मेरे पास आ गई -4 बिकॉज 3 4 जा 12, y की वैल्यू -4 आ गई। इसका मतलब कोऑर्डिनेट से मेरे पास क्या आ गए, x तो है 0 एंड y है -4, तो 0, -4 मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ गया। अब हम आगे की बात करें तो अगर मैं y को 0 पुट करूं तो मेरे पास ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी एंड 2 जो है 12 से डिवाइड होता है 6 जा, तो भी मेरे पास जो है पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब मैं y की जगह क्या पुट कर सकती हूँ, 0 पुट्स कर सकती हूँ। y की जगह अगर मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास क्या आएगा, 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई में y है यानी 0 इज इक्वल्स टू 12, तो 2x जो है ये पूरी वैल्यू 0 बन गई इज इक्वल्स टू 12, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 12 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 6, बिकॉज 2 6 जा 12। अब मैं देखूं तो x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 0 है, पहले लिखते हैं x के कोऑर्डिनेट एंड देन लिखते हैं y के कोऑर्डिनेट। इसका मतलब हो गया मेरे पास क्या बन रहे हैं इसके कोऑर्डिनेट 6,0 बिकॉज x 6 है y 0 है। अब तीसरे की बात करें पॉइंट की, तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू नहीं मिलेगी बिकॉज ये -2 में 10 हो जाएगा, यानी पॉइंट में वैल्यू देगा। अगर मैं y की जगह जो है 1 पुट करती हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा -3 एंड -3 इधर जाके +3 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 15 जो है 2 से डिवाइड नहीं होगा। अगर मैं x की जगह 2 पुट करती हूँ 2 2 जा 4 जो है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, 8 बन जाएगा, 8 भी यहाँ से डिवाइड नहीं होता है। अगर मैं y की जगह 2 पुट करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 3 2 6 माइनस जाके 6 हो जाएगा एंड 2 से वो डायरेक्ट डिवाइड जाएगा, यानी y की जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ 2 पुट कर सकती हूँ, जिससे कि मेरा पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। सो मैं क्या करूंगी, पुट y इज इक्वल टू 2, y की जगह मैंने 2 पुट किया तो मेरे पास कितना आ रहा है 2x माइनस 3 इंटू y यानी 2 इज इक्वल्स टू 12, तो मेरे पास आ रहा है 2x इज इक्वल माइनस 6 इज इक्वल्स टू 12, तो हमारे पास क्या आएगा 2x इज इक्वल्स टू 12 प्लस 6 आ जाएगा, दैट विल बिकम हमारे पास कितना आ जाएगा 18 एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिवाइड बाय 2 दैट इज 9, सो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ रही है 9 आ रही है। इसमें मतलब हो गया अगर मैं y की जगह 2 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू 9 आ रही है, तो 9, 2 मेरे पास जो है एक कोऑर्डिनेट बन गया।
सो 9,2 भी एक कोऑर्डिनेट हो गया। अब मैं देखूं तो मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स बनेगी जिनमें कि हमारी जो है पॉइंट में वैल्यूज नहीं आ रही। पहला है 0,-4, 0,-4, दूसरा है हमारे पास 6,0 एंड तीसरा क्या है हमारे पास 9,2। सो 9,2 ये हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट्स हो गए दोनों लाइंस के, फर्स्ट लाइन की हो गए, सेकंड लाइन के हो गए। हमने एटलीस्ट 3 कोऑर्डिनेट्स दोनों के निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ को प्लॉट करेंगे। ना हमने जो है दोनों लाइन से कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर लिया। अब हम ग्राफ को प्लॉट करेंगे। हमें क्या करना है, एक्स की जगह पे और वाई की जगह पे कोऑर्डिनेट जो रखे हुए हैं उनको हमें पुट करके देखना है ग्राफ में कि हमारी लाइंस कैसी बनती हैं। सो हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो हमारा x जो है वो 0 है, y 2 है। लेकिन सबसे पहले हमें ग्राफ के बारे में कुछ चीजें पता होनी चाहिए। ग्राफ में जो है हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है हमारे पास वो होती है x एक्सिस और उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और जो y एक्सिस होती है हमारी वर्टिकल लाइन होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। ये होती है हमारी एब्सिसा, ये हमारी होती है ऑर्डिनेट। अब हम बात करें x एक्सिस की तो हमारे पास जैसे कि नंबर लाइन में होता है जो 0 होता है हमारा मिडिल में होता है, राइट हैंड साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स आते हैं एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स आते हैं। सो सेम वैसे ही एक्सिस जो है हमारे पास जब हम राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो हमारे पास जो भी है पॉजिटिव नंबर्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। बात करें वाई एक्सिस की वर्टिकल लाइन की तो हमारे ऊपर जो है सारे पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं एंड नीचे जो है हमारे सारे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। किसके होते हैं, y पॉइंट्स ही होते हैं और x पॉइंट जो है हमारे हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर होते हैं। अब हम बात करें जो हमारे मिडिल में होता है वो होता है 0,0, यानी x का और y का दोनों का पॉइंट जो होता है यहाँ पे 0 होता है। x भी यहाँ पर 0 है, y भी यहाँ पर 0 है, और जैसे हम आगे चलते जाएंगे x की वैल्यूज हमारी चेंज होती रहेंगी। अब हम बात करें जब भी हमें ग्राफ प्लॉट करना होता है तो हम क्या लेते हैं, कोऑर्डिनेट्स लेते हैं x और y के, और उसके हिसाब से हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है इसमें जो है हमारा x की जगह 0 है, y की जगह 2 है। इसका मतलब है x की जगह हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं है, x 0 है एंड y जो है हमारा 2 है, यानी y के ऊपर ही जो है हमारा पॉइंट लाई कर रहा है, दैट इज 2 पे। x पे हमारा पॉइंट लाई नहीं कर रहा है। तो y की बात करें तो y पे 2 यानी पॉजिटिव जो है 2 यहाँ पर आएगा ऊपर की साइड। सो 1 2 यानी हमारा जो है 0,2 कहाँ पे लाई करेगा, यहाँ, बिकॉज x पे जो है वो पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, वहां पर 0 है एंड y पे जो है 2 पे है, तो यहाँ पर हमारा हो गया 0,2। ये हमारा पॉइंट जो है लाई कर रहा है किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट हमारा 6,0, यानी यहाँ पर y 0 है, यानी y लाइन के ऊपर नहीं कर रहा है, बट x जो है हमारा क्या है 6 है, यानी x के ऊपर जो है लाई कर रहा है पॉइंट, जो भी 6 पे कर रहा है। अब हम बात करें 6,0 यानी x एक्सिस पे पॉजिटिव 6 है एंड 0 y एक्सिस पे, यानी 6 लाइन जो है x एक्सिस पे ही पॉइंट लाई कर रहा है। सो 6,0 कहाँ है, 6 हमारे पास यहाँ है। सो 6,0 हमारे पास कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, जो कि x एक्सिस के ऊपर है, यानी y पे नहीं है, x एक्सिस पे है, दैट इज x = 6 है। अब बात करें नेक्स्ट पॉइंट की तो 3,1, यानी x एक्सिस पे 3 है, y एक्सिस पे 1 है। इसको ध्यान से देखो, x एक्सिस पे 3 का मतलब है जो 3 है हमारा x एक्सिस पे कहाँ लाई करेगा, यहाँ पर, ये रहा हमारा 3, और y एक्सिस पे कितना है 1 है, यानी y एक्सिस पे हमारा कितना है 1 है। अब देखो x एक्सिस पे 3, y एक्सिस पे 1 है, यानी जब हम x एक्सिस से 3 पॉइंट से ऊपर जाएंगे और 1 से यहाँ पर आएंगे तो वो कहाँ पर जो है हमारा ग्राफ मीट करेगा, ये जो लाइंस मीट करेंगी। तो मैं देखूं यहाँ x एक्सिस से इस साइड आए एंड 3 जो है यहाँ पर है, तो यहाँ कहीं पॉइंट आएगा जहां पर ये मीट करेगा, जो है लाइंस वो मीट करेंगी कहाँ पर, 3 जो है x एक्सिस पे है एंड y पे 1 है, तो 3,1 यहाँ पर प्लॉट होगा। इसको इस तरीके से प्लॉट करते हैं हम, कैसे, जब हम चेक करते हैं कितने कितने पॉइंट्स जो हैं और उन दोनों को जहां पर मिलते हैं वो पॉइंट्स, वहां पर हमारा जो है कोऑर्डिनेट होता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट हमारे बन गए फर्स्ट इक्वेशन के, यानी ये एक लाइन बनेगी। कौन सी लाइन बनेगी हम देखिए लाइन बनाकर, तो जब हम यहाँ से इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की जो है ये लाइन मिलेगी, ऐसी लाइन मिलेगी हमारे पास, जिसमें कि हमारे पास 3 क्या है, कोऑर्डिनेट्स है। आगे बात करें सेकेंड इक्वेशन की तो हमारे पास क्या है, x की जगह 0 है, y की जगह -4 है, यानी x एक्सिस पे पॉइंट लाई नहीं कर रहा है, y पे लाई कर रहा है, दैट इज -4। y पे -4 जो हमारा कहीं यहाँ पर है, सो यहाँ पर क्या आ रहा है हमारे पास 0,-4, सो यहाँ पर हमारा 0,-4 जो है वो पॉइंट लाई कर रहा है। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो 6,0 यानी x पे 6 है, y पर 0 है, यानी x पर 6 है, ये रहा 6 एंड y पर 0 है, y पर पॉइंट नहीं लाई कर रहा है। इसका मतलब वो पॉइंट जहां पर ये ग्राफ जो है दोनों लाइंस मीट कर रही हैं वो कहां पर मीट करेंगे, 6,0 पर, क्योंकि 6,0 यहाँ भी था एंड यहाँ भी है,
तो यहाँ पर जो लाइन है वो मीट कर रही है यानी इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है। इसका मतलब एक और पॉइंट हमारा क्या है 6,0 है, सेम वही पॉइंट है। अगेन बात करें x पे 9 है, y पे 2 है। x के पे 9 की बात करें तो यहाँ पर हमारा x पे 9 आ रहा है, y पे 2 ये रहा, x पे 9 ये है, y पे 2 ये है। और जब यहाँ पर मीट करेंगे हमारे पास दोनों पॉइंट्स जाकर, तो हमारे पास कितना आएगा, x पर 9 है, y पर 2 है, यहाँ कहीं ये दोनों पॉइंट्स मिलेंगे यानी हमारे पास आएगा 9,2 यहाँ पर कहीं हमारा बनेगा 9,2। अब हम बात करें लाइन बनाने की, लाइन कहाँ से बनेगी, ये तीनों पॉइंट्स हैं हमारे पास, ये रहे 3 पॉइंट्स। अब इनकी जो हम लाइन को ड्रॉ करें तो किस तरीके से हमारी लाइन जो आएगी वो आएगी कुछ इस तरीके से। ये हमारी लाइन आ गई जिससे मैं यहाँ पर 9,2, 6,0 और 0,-4 को मिलाकर ये लाइन बन रही है। अब हमारे पास जो है दोनों लाइंस जो है वो बन गई, जो कि 6,0 पे हमारी जो है काट रही है यानी इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, यानी 6,0 जो है हमारे सिमिलर पॉइंट्स है दोनों लाइंस में। अब हम बात करें, हमारे पास बोला था ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो, दोनों इक्वेशन को हमने रिप्रेजेंट कर दिया। हमारे पास एक ग्राफ बन रहा है, किस फॉर्म का बन रहा है, ट्राइंगल फॉर्म का बन रहा है, जो कि इन्होंने आगे बोला था। ट्राइंगल फॉर्म का कैसे बन रहा है, बिकॉज जब आप देखोगे तो ये जो रीजन है हमारा ये वाला, ये पूरा क्या बना रहा है, ट्राइंगल बना रहा है। बीच में जो है दोनों लाइंस के बीच में जो हमारा रीजन बन रहा है वो ट्राइंगल शेप का बन रहा है। और जो बोला है कि जो ट्राइंगल शेप का हमारा ग्राफ जो बन रहा है, अब उन लाइंस को रिप्रेजेंट करके हमें क्या करना है, y एक्सिस के साथ में देखना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी जो लाइन हमारा बन रहा है इसका हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब हम बात करें एरिया ऑफ ट्राइंगल की तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस जो होता है हमारे पास नीचे वाली साइड होती है एंड हाइट जो होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। अब हम बात करें, ये हमारे पास देखो तो ट्राइंगल बन रहा है लेकिन ये टेढ़ा ट्राइंगल है। सो इस ट्राइंगल में आप ऐसे देखो ध्यान से तो हमारे पास हाइट जो है वो बीच में होती है, यानी इस ट्राइंगल में हमारे पास हाइट ये है एंड बेस हमारे पास जो होता है वो नीचे वाली होती है, यानी ये है, इसके ऊपर ही हाइट जो है लाई कर रही है, यानी ये होगी हाइट, ये हो गया बेस। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी बेस हमारे पास कितना है वो हमें चेक करना है। अब हम देखें तो बेस की बात करें तो ये हमारा बेस है। अब आपको चेक करना है कितने पॉइंट्स है बेस के। हम देखें यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस पॉइंट पे एंड कर रहे हैं जहां पे ट्राइंगल का पॉइंट, ये दोनों वर्टिसेस जो है ट्राइंगल की उनके बीच में कितने पॉइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, कितना डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास। ये 1 का डिस्टेंस लिया हमने, तो 1, ये 2 3 4 5 6, यानी 6 का डिस्टेंस आ रहा है हमारा। इसका मतलब हो गया ये साइड कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, 6 है। सो ये साइड कितनी होगी हमारे पास 6, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल में अगर हम देखें तो हाफ इंटू बेस हमारे पास कितना आ रहा है 6 आ रहा है। इंटू हाइट की बात करें तो हाइट हमारे पास कौन सी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। इसकी बात करें तो हमारे पास ये जो है कितना आ रहा है, सिमिलर उसी तरीके से हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर जो है हमारा वर्टेक्स आ रही है। सो जहां पे वर्टेक्स हमारी आ रही है वहां पर जो है ये पॉइंट जो है एंडिंग पॉइंट है किसका, ट्राइंगल का। तो इसका मतलब ये कितने पॉइंट्स पे आ रहे हैं, 6 डिस्टेंस आ रहा है इसका भी एंड बेस का भी 6 डिस्टेंस आ रहा है, तो हाइट भी कितनी होगी 6 होगी हमारे पास। जब हम देखें हाफ इंटू 6 इंटू 6 जब डिवाइड करेंगे तो 6 3 से हमारे पास कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है हमारे पास, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट दैट इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास कितना आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, जो हमारा एरिया होता है वो हमेशा स्क्वायर में आता है। सी हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हमने 1 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस लिया था, हर एक पॉइंट का 1 सेंटीमीटर का हमने डिस्टेंस लिया था। सो इसलिए हमारा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। इस तरीके से जो है हम एरिया ऑफ ट्राइंगल को फाइंड कर सकते हैं। बट हमें ध्यान ये रखना है कि हम जब ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो हम जो कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं उनको हमें बहुत ध्यान से ड्रॉ करना है, बिकॉज वही जो है हमारा ट्राइंगल बनाएंगे और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे वो दोनों लाइंस जो है मीट करेंगे। सो ये था हमारा सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन। नाउ हमने लास्ट क्वेश्चन जो देखा था वो हमारा ग्राफ के ऊपर था। अब आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो जो है हमारे वो होंगे एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर। बट ये जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो क्वेश्चन होंगे एक वर्ड प्रॉब्लम की तरह आपको दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम को समझना है, देन इक्वेशन बनानी है, उसके बाद में आपको अप्लाई करने हैं मेथड्स को। सो ये है सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन हमारा, जो कि है
3 years ago रश्मि was thrice as old as नजमा। ये जो है वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, उसके बाद ही आपने जो है इक्वेशन बनानी है। सो 3 years ago, 3 years ago, हर एक लाइन जो है आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। सो यहाँ पे बात करें 3 years ago, 3 years ago मतलब एगो का मतलब होता है पहले, यानी 3 साल पहले की बात हो रही है। सो 3 साल पहले जो है रश्मि क्या थी, was thrice as old as नजमा। रश्मि जो थी वो 3 टाइम्स थी कितना, किसका, नजमा का। पहले तो हमें पता नहीं कि रश्मि की कितनी एज है और ना हमें नजमा की एज के बारे में पता है। हम क्या करते हैं, दोनों की एज को एज्यूम कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। लेट रश्मि's एज इज इक्वल्स टू, रश्मि की एज को हम मान लेंगे x है। लेट रश्मि's एज इज इक्वल्स टू x, रश्मि की एज हमारे पास x है, एंड लेट कर लेंगे नजमा की एज को हम, नजमा's एज इज इक्वल्स टू y। रश्मि की एज हमारे पास x है एंड नजमा की एज हमारे पास कितनी है, y है। नाउ अब हम देखें तो हमारे पास जो है x और y की वैल्यू जो है वो रश्मि और नजमा की एजेस है। 10 years later, पहले हमें बोला था 3 साल पहले की बात है, रश्मि was thrice as old as नजमा। रश्मि जो थी 3 टाइम्स थी किसकी, नजमा की एज का। 10 years later, 10 साल बाद रश्मि जो थी रश्मि क्या होगी, विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा। 10 साल बाद, 10 years later का मतलब होता है बाद में, यानी 10 साल बाद में रश्मि जो होगी 2 टाइम्स होगी किसकी, नजमा की एज का। हमसे पूछा क्या है, हाउ ओल्ड आर रश्मि एंड नजमा नाउ। हमें बताने कि अभी रश्मि और नजमा कितने साल की होंगी। हमने मान लिया कि रश्मि जो है वो x ईयर्स की है एंड नजमा जो है वो y ईयर्स की है। अब हमने मान ली दोनों जो है ये इतने साल की। हमें देखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़नी है, सबसे पहले उसको लिखना है। तो 3 साल पहले की बात हो रही है इस क्वेश्चन में। 3 साल पहले का मतलब है कि अगर किसी की एज अभी 20 ईयर्स है और 3 साल पहले की बात करें तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 17 ईयर्स, यानी 20 में से आपको 3 सब्ट्रैक्ट करना है तो वो हो जाएगी 17 ईयर्स। सिमिलरली अगर रश्मि की एज की बात करूं मैं, उसकी एज जो है अभी x है, तो 3 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, x - 3 हो जाएगी। सेम अगर नजमा की बात करूं, उसकी एज अभी y है तो 3 साल पहले y - 3 हो जाएगी उसकी एज। इसका मतलब है 3 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों की एजेस जो है वो 3 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तभी हमारे पास 3 साल पहले की एजेस निकल के आएंगी। अब हमें बोला है कि इसका मतलब रश्मि की एज कितनी है, x - 3 है, नजमा की एज कितनी है, y - 3 है। अब हमें बोला रश्मि was thrice as old as नजमा, मतलब 3 साल पहले की बात हो रही है। रश्मि क्या थी, 3 टाइम्स थी किसकी, नजमा की एज का। रश्मि की एज कितनी थी, x - 3 थी, बिकॉज 3 साल पहले की बात है इसलिए हमने -3 यहाँ पर किया है। इज इक्वल्स टू में वो कितनी थी, thrice as old as नजमा। नजमा की एज कितनी थी, y - 3 थी। तो रश्मि की एज जो थी वो 3 टाइम्स थी किसकी, नजमा की एज का, यानी रश्मि की एज तो जितनी भी थी वो थी, और नजमा की एज का 3 टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई में 3, यानी नजमा की जितनी भी एज है उसका 3 टाइम्स है, यानी मल्टीप्लाई में 3। यानी ये हमारी फर्स्ट जो है इक्वेशन बन गई, जिसमें कि हमारे पास रश्मि की एज 3 साल पहले x - 3 थी, नजमा की एज 3 साल पहले y - 3 थी, और नजमा की एज का जो है वो 3 टाइम्स रश्मि की एज, यानी नजमा की एज का कितना कर दिया हमने, 3 टाइम्स कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को लिख लेंगे, दैट इज x - 3 is equals to 3y minus 3 3 are 9, so y वाली टर्म को उधर लेके आए, x - 3y is equals to हमारे पास कितना हो जाएगा, -9 -3 जो है आ जाएगा +3 हो जाएगा। सो x - 3y हमारे पास कितना आ गया, 6। ये हमारी पहली इक्वेशन, -6, ये 9 का माइनस है सो -6 हो जाएगा। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। जो हमें पहली स्टेटमेंट दी हुई थी उसके ऊपर हमने एक इक्वेशन बना ली। अब हम पढ़े सेकंड स्टेटमेंट को कि 10 इयर्स लेटर, जब हम पहले की बात करें, एगो की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास हम सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी चीज को। मैं बोलूँ अगर किसी की अभी एज 20 साल है और 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। मैंने क्या किया, 10 को उसमें ऐड कर दिया। सो सिमिलरली क्या बात है, 10 इयर्स लेटर रश्मि की एज है ट्वाइस एज ओल्ड एज नजमा, सिंपल। यानी रश्मि की एज जो थी है 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, रश्मि की 10 साल बाद हो जाएगी x + 10, नजमा की एज हो जाएगी y + 10, बिकॉज 10 साल बाद की बात है तो हम प्लस दोनों में 10 कर देंगे। नाउ अगर 10 साल बाद की बात करें, यानी x + 10 जो है रश्मि की एज है और नजमा की एज कितनी हो जाएगी, y + 10, दोनों की एज 10 साल बाद कितनी हो जाएंगी, x + 10 रश्मि की एंड y + 10 नजमा की। अब बोल रहे हैं कि 10 साल बाद रश्मि विल बी ट्वाइस, रश्मि क्या होगी, ट्वाइस हो जाएगी एज ओल्ड एज नजमा। जितनी नजमा की एज होगी 10 साल बाद वो 2 टाइम्स हो जाएगी किसकी, रश्मि की एज, यानी रश्मि की जो हो जाएगी वो नजमा की एज का 2 टाइम्स हो जाएगी, यानी
2 टाइम्स ऑफ नजमा's एज, यानी जितनी भी नजमा की एज होगी उसमें 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 2 टाइम्स हो गया नजमा की एज का। सो रश्मि की एज जो है हमारा नजमा की एज के 2 टाइम्स आ गई। सेम उसी तरीके से हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। x plus 10 इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे अंदर 2y plus 20। सो 2y वाली टर्म को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके आए तो x minus 2y इज इक्वल्स टू 20 प्लस 10 इधर जाएगा -10। सो x minus 2y हमारे पास कितना आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बन गई, सेकेंड इक्वेशन बन गई। हमारे पास अब 2 इक्वेशंस बन गई। हमने जो है स्टेटमेंट को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोल रही है एंड सेकंड स्टेटमेंट ये वाली इक्वेशन बना रही है। सो अब हमें आगे क्या बोला है, हमें निकालना है रश्मि और नजमा की एज अब कितनी होगी। हमने मान के चलें कि अभी रश्मि और नजमा की प्रेजेंट एज जो है वो कितनी है, x और y है, यानी उनकी प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। इसका मतलब हमें x और y की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब x और y की वैल्यू को कैसे फाइंड करें, अगर हमें 2 इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास जो है 2 मेथड होते हैं इस चैप्टर में, दैट इज एलिमिनेशन मेथड और एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इन दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हो जैसा कि आपको सुटेबल लगे। इसका मतलब अगर हमें एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है तो हम लोगों को कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा एंड दूसरे वेरिएबल को लेकर हमें फाइंड करना पड़ेगा। और अगर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करना है तो एक इक्वेशन लेनी पड़ेगी, उसमें से कोई भी एक वेरिएबल की वैल्यू जैसे x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे y की टर्म्स में एंड उसको हम पुट कर देंगे दूसरी इक्वेशन में तो हमारा सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। सो नाउ अब हम बात करें, मुझे जो है वो इजी लगता है मेथड, वो है एलिमिनेशन मेथड, बिकॉज एलिमिनेशन मेथड से बहुत इजीली जो है वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि x minus 3y is equals to -6 है, x minus 2y is equals to 10 है। अब इसकी बात करूं तो हमारे पास x है, यानी यहाँ पर कोई मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट हमारा x जो है वो सबट्रैक्ट हो जाएगा। कैसे करते हैं एलिमिनेशन मेथड, हमें क्या करना होता है, x minus 3y is equals to -6 है एंड सेम इसी के नीचे हम दूसरी इक्वेशन को लिखेंगे, दैट इज x minus 2y is equals to 10। अब हम क्या करेंगे, नीचे जो है एक लाइन लगाएंगे और हमें क्या करना है, हमें जो है x को जो है एलिमिनेट करना है, बिकॉज x की वैल्यू हमारे पास यहाँ सेम आ रही है। एलिमिनेट कैसे करेंगे, जब x में से x सब्ट्रैक्ट होगा तब ये वैल्यूज एलिमिनेट हो जाएंगी। इसका मतलब हम देखेंगे सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, इसमें ये वाली जो नीचे वाली इक्वेशन है इसके जो है हमें साइन चेक करने होते हैं। यहाँ पर हमारा प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले x को चेक करना है, बिकॉज हमें यहाँ पे x का साइन चेंज करना पड़ेगा। अगर x का साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये प्लस का x और नेगेटिव x मिलाकर जो है 0 बना देगा, जो कि हमें चाहिए एलिमिनेट करने के लिए x को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर साइन को चेंज कर देते हैं। हम प्लस की जगह साइन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे x का। अगर हम एक साइन को चेंज करते हैं तो हमारी जो पूरी इक्वेशन में साइन जो है वो चेंज होते रहेंगे आगे। सो अगर यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन कर दिया, इसका मतलब आगे वाली इक्वेशन के भी नेगेटिव साइन चेंज होंगे। वो कैसे होंगे, मान लो आपने इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर के भी साइन चेंज होंगे, बिकॉज जो नेगेटिव है वो अंदर जाके जो है नेगेटिव को पॉजिटिव बनाएगा, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाएगा। सो अगर मैंने यहाँ पर x का साइन माइनस कर दिया तो यहाँ पर माइनस का साइन किसमें हो जाएगा, चेंज प्लस में, एंड इधर प्लस का साइन माइनस में हो जाएगा, यानी उल्टे साइन हो जाएंगे इनके। ये सबसे पहले आपको ये स्टेप करना होता है एलिमिनेशन मेथड में। तो इक्वेशन को लिख दिया एंड हमने देखा कि हमें नेगेटिव का x चाहिए, तो हमने जो है साइन को सारा चेंज कर दिया। अब हमें क्या करना है, जब हमारे पास यहाँ, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास साइन चेंज आए हैं इन्हीं साइन को ध्यान में रखना है इस इक्वेशन के लिए। ये जो ऊपर वाले साइन है ये हमें नहीं लेने हैं। अब हमने जो नीचे साइन चेंज की, न्यू साइन जो लिए हैं उन्हीं को लेकर चलना है, एंड ऊपर वाली के तो सेम साइन रहेंगे। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली के और नीचे वाले के साइन जो है अब देखने हैं। ये प्लस x है, ये माइनस x बनाकर कितना बन रहा है, x कैंसिल आउट हो रहा है, बिकॉज प्लस x माइनस x प्लस माइनस इज माइनस एंड x माइनस x इज 0, यानी ये पूरा हमारा एलिमिनेट हो रहा है, यानी कट हो जा रहा है x। नाउ आगे की बात करें तो ये प्लस माइनस का साइन है, नीचे वाला प्लस का साइन, अब ये 2 साइन ही लेकर चलने हैं। प्लस माइनस क्या होता है, हमारे पास माइनस होता है, यानी 3y में से 2y को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, y आएगा। साइन किसका आएगा, बड़ा वाला 3y है, ये 2y है, 3y बड़ा वाला है और उसके साथ में क्या है, नेगेटिव साइन है। सो नेगेटिव साइन आएगा, 2y के साथ में हमारा पॉजिटिव साइन है, बट यहाँ पर बड़ा वाला 3y है तो बड़े वाले के साथ में जो साइन है वो यहाँ पर आता है। इज इक्वल्स टू का साइन सेम यही माइनस और नीचे भी माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, हमारे पास प्लस होता है। 10 प्लस 6 हमारे पास कितना हो गया, 16 हो गया। साइन किसका आएगा, बड़े वाले का। इसमें बड़ा वाला कौन सा है, 10 है, सो 10 का साइन क्या है, माइनस है, सो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब हम देखेंगे तो माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। इसका मतलब हो गया नजमा की एज जो थी हमारे पास क्या थी, y थी, और नजमा की एज कितनी है, इसका मतलब
16 ईयर्स है। अब हम निकालें x की वैल्यू, तो x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, जो हमारे पास y की वैल्यू आई है वो हम कोई भी इक्वेशन में या तो 1 में या तो 2 में किसी में भी आप पुट कर सकते हो, उसमें हम y की वैल्यू को पुट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। जैसे कि हम 1 इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 है 3x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -6 है। अब मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू जो y की वैल्यू जो मेरे पास 16 आई है उसको मैं यहाँ पुट करूं, तो x माइनस 3 इंटू 16 इज इक्वल्स टू -6। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 48 इज इक्वल्स टू -6। सो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई, -6, यहाँ माइनस का साइन जो है वहां जाके प्लस हो गया, प्लस 48, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास 42 बिकॉज प्लस माइनस इज माइनस, 48 माइनस 6 इज 42 विद पॉजिटिव साइन बिकॉज बड़े वाले के साथ में प्लस का साइन है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 42। इसका मतलब हो गया कि रश्मि की एज जो थी वो x थी हमारे पास, यानी रश्मि की एज जो है वो मेरे पास कितनी है 42 ईयर्स है, नजमा की एज जो है वो 16 ईयर्स है। तो x और y की वैल्यू निकली, इसमें इसका मतलब हो गया रश्मि's एज, प्रेजेंट एज जो है, रश्मि's एज जो है वो हमारे पास कितनी है 42 ईयर्स है। एंड जो हमारे पास नजमा की एज है, नजमा's एज जो है हमारे पास वो हमारी कितनी है 16 ईयर्स है। ये दोनों की एजेस हैं जो कि हमने फाइंड कर ली। अगर आपको टाइम हो तो आप चेक भी कर सकते हैं, आप इन इक्वेशन में पुट करो x और y की वैल्यू, दोनों इक्वेशन बराबर आ रही है, इसका मतलब क्या हो गया आपका आंसर करेक्ट है, एंड बराबर नहीं आ रही तो आपका आंसर करेक्ट नहीं है। सो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या करना है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो एज योर विश। सो ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें कि हमें जो है वर्ड प्रॉब्लम गिवन थी, एंड हमने जो सबसे पहले इक्वेशन को लिखा, उसके बाद में हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज करके x और y की वैल्यू को फाइंड किया। सो ये था हमारा CBSE 2024 का क्वेश्चन। नाउ हमारा CBSE 2019 का क्वेश्चन है, a fraction becomes 1/3 when 2 is subtracted from the numerator। अब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वाले क्वेश्चन है। अब हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है, हमारे पास जो ऊपर वाली वैल्यू होती है x अपॉन y है, तो x हमारे पास ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला हमारे पास डिनोमिनेटर होता है। अब एक फ्रैक्शन की बात की है इन्होंने, फ्रैक्शन होता है p/q की फॉर्म में। नाउ अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन जो है वो 1/3 बन जाता है when 2 is subtracted from the numerator। न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले नंबर से जब हम 2 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो बन जाएगा 1/3। आगे बोलता है एंड इट बिकम 1/2, और ये 1/2 कब बनेगा, जब हम क्या करेंगे when 1 is subtracted from the denominator। जब हम नीचे वाले में से डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। जब हम न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को तो 1/3 बन जाएगा। आगे बोला है फाइंड द फ्रैक्शन, हमें क्या करना है, फाइंड करना है फ्रैक्शन को। हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, फ्रैक्शन हमारे पास क्या है x अपॉन y है, क्या ले लेते हैं, लेट जो हमें निकालना है, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। लेट फ्रैक्शन बी, हम फ्रैक्शन को मान लेते हैं इज इक्वल्स टू x अपॉन y। फ्रैक्शन किस फॉर्म में होगा, अपॉन के फॉर्म में होगा। ऊपर वाला क्या होता है, न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। अब आगे की बात करें तो हमें बोला है कि एक हमें मतलब x और y की वैल्यू को, x अपॉन y की वैल्यू को फाइंड करना है, फ्रैक्शन को फाइंड करना है। पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, y की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, एंड दोनों को अपॉन में लिखना पड़ेगा, वो हमारा फ्रैक्शन निकल जाएगा। अब हमें बोला है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3, फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाता है when 2 is subtracted from the numerator। हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है, यानी ये मेरे पास न्यूमरेटर है x और डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है y है, ये मैंने माना था। अब बोल रहे हैं फ्रैक्शन 1/3 कब बनेगा, जब when 2 is subtracted from the numerator, यानी न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या है x है, जब ऊपर वाले में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी माइनस करेंगे तब मेरा फ्रैक्शन 1/3 बनेगा। यानी नीचे वाले से कुछ हमें लेना देना नहीं है इस टाइम, हमें सिर्फ ऊपर वाले को चेक करना है, ऊपर वाले में से क्या सब्ट्रैक्ट करना, न्यूमरेटर में से 2 को, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब ऊपर वाला जो था न्यूमरेटर x था उसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो मेरा फ्रैक्शन क्या बन गया, 1/3 बन गया। ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी। अगर मैं ऊपर वाले में से 2 को माइनस करती हूँ, नीचे वाला एज इट इज है, तो मेरे पास फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। आगे क्वेश्चन क्या बोल रही है, एंड इट बिकम 1/2, ये 1/2 कब बनती है, जब when 1 is subtracted from the denominator। यानी अब मेरे पास x अपॉन y वही सेम था, हमारे पास क्या था, ये फ्रैक्शन था। इसमें से बोला है कि 1 को अगर आप डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, इसमें से 1 को सब्ट्रैक्ट यानी माइनस कर दोगे 1, अगर इसमें से 1 को माइनस कर दोगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन 1/2 बन जाएगा। यानी ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1/2
2 आ जाएगा। ये हमारी दो स्टेटमेंट थी। अगर हम न्यूमरेटर में से -2 कर देंगे तो हमारे पास 1/3 बन जाएगा और डिनोमिनेटर में से -1 करेंगे तो 1/2 बन जाएगा। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है। नाउ आगे है हमें क्या करना है, अब x और y की वैल्यू को फाइंड करना है, यानी फ्रैक्शन को फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको फाइंड करें तो हमारे पास ऐसे गिवन है, हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करने का मतलब है नीचे वाली वैल्यू को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको हमें इसके से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये डिवाइड में यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 3 ब्रैकेट में x - 2 इज इक्वल्स टू में हमारा हो जाएगा y × 1 इज y। सो हमारा कितना आ जाएगा 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा 3x माइनस का साइन 3 2 6 इज इक्वल्स टू y। तो 3x y को यहाँ ले जाएं तो -y और 6 को उधर ले जाएं तो इज इक्वल्स टू में 6। ये हमारी आती है फर्स्ट इक्वेशन, इसमें की बन रही है, जो इस इक्वेशन से बन रही है 3x - y इज इक्वल टू 6। इसकी बात करें तो इसमें सिमिलर हमें वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा इज इक्वल्स टू में y - 1, बिकॉज यहाँ पे 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y - 1 ही रहेगा। अब हम क्या करेंगे 2x एज इट इज, y इधर आके माइनस हो जाएगा और यहाँ पर -1 ही रहेगा, यानी नेक्स्ट इक्वेशन निकल गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। सो हमारे पास अब दो इक्वेशन निकल गई 1 और 2। अब हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करना, एलिमिनेट करो या सब्स्टिट्यूट करो, वो आपकी विश है। ये तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हो। एंड देन आपको क्या फाइंड करना है, x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एलिमिनेट करने की बात करें, यहाँ पे एलिमिनेशन क्यों इजी है, बिकॉज हम देखें तो 3x है, यहाँ पे 2x है, तो ये तो एलिमिनेट नहीं होगा बिकॉज हमें कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये वैल्यूज को कैंसिल आउट हो सकती हैं। लेकिन जैसे हमने y की वैल्यू को देखी, यहाँ पर y है, यहाँ पर भी y है, तो ये दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं आपस में साइन चेंज करके। सो हम क्या करेंगे, हमारे पास एलिमिनेशन इनमें बहुत इजीली हम कर सकते हैं, इसलिए हम एलिमिनेट करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन के लिखेंगे 3x - y इज इक्वल्स टू 6 है। सेकेंड इक्वेशन एज इट इज नीचे लिखेंगे 2x - y इज इक्वल्स टू -1 है। अब हम एक लाइन लगाएंगे, हमें क्या करना है, जो भी हमें वेरिएबल को एलिमिनेट करना है सबसे पहले हम उसको देखेंगे। हमें y को एलिमिनेट करना है तो देखो यहाँ y के साथ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस है। अगर मैं इनको एलिमिनेट करने जाऊं तो एलिमिनेट नहीं होंगे बिकॉज ये दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव तो मिला के प्लस बन जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। बट मुझे क्या करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, यानी जीरो बनाना है, यहाँ से रिमूव करना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन को चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज किसका करते हैं, जो कि नीचे वाली इक्वेशन होती है उसी के साइन चेंज होते हैं, ऊपर वाले के नहीं होते हैं। यानी इस y को मुझे साइन चेंज कर, इसको माइनस से प्लस करना पड़ेगा। अगर मैं माइनस से प्लस कर दूं तो मेरा प्लस माइनस माइनस बन जाएगा अब, और y में से y माइनस होके कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एलिमिनेट हो जाएगा y यहाँ से। अगर मैं इसको y को अगर मैंने प्लस किया है तो पूरी जो इक्वेशन है उसके साइन क्या करने पड़ेंगे, चेंज करने पड़ते हैं। यहाँ पर मेरा +2 था, यहाँ पर कितना करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर -1 था तो यहाँ +1 आ जाएगा, प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, साइन चेंज कर दिए। जैसे ही मैंने यहाँ साइन चेंज किया, मैंने देखा कि y से y जो है हमारा कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज प्लस माइनस माइनस एंड y - 1 इज 0। बचा क्या, 3x और 2x। लेकिन हमारे पास 3x तो पॉजिटिव है, 2x अब क्या बन गया, माइनस का बन गया। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3x में से 2x गया, कितना बचेगा, x बचेगा। और हमारे पास साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा, बिकॉज 3x बड़ा है एंड 3x के साथ में प्लस साइन है। इजिकल्स टू का साइन, ये तो एलिमिनेट हो गया था y, बचा इजिकल्स टू का साइन। ये प्लस था, यहाँ नीचे भी प्लस आ गया। अब ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 6 + 1 इज 7। यही x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। नाउ अगर x की वैल्यू 7 आ गई, y की निकालनी है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, जो x की वैल्यू हमारे पास आई है उसको हम किसी भी इक्वेशन में एक में पुट कर देंगे, y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे कि मान लो मैं इस इक्वेशन में पुट करती हूँ 1 में, तो 3x - y इज इक्वल्स टू 6 था, यानी मैं क्या करूंगी, x की वैल्यू जो 7 आई है उसके यहाँ पुट करूं तो 3 × 7 - y इज इक्वल्स टू में 6। तो 7 3 = 21 - y इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, यानी -y इज इक्वल्स टू 6। 21 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 6 - 21 यानी -y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, जब आप 21 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास में आएगा 15, यानी y की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 15 आएगा, बिकॉज 21 बड़ा था एंड इसके साथ में नेगेटिव साइन था तो इसके साथ भी नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे। y की वैल्यू कितनी आएगी, 15 आएगी। x की वैल्यू 7 आई है, y की वैल्यू 15 आई है। निकालना क्या था, फ्रैक्शन निकालना था, यानी x/y निकालना था। अगर x/y निकालना है तो फ्रैक्शन क्या बनेगा हमारे पास, फ्रैक्शन इज x/y। इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास क्या बनेगा, x की वैल्यू कितनी आई है, 7 आई है, एंड y की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है।
तो हमारे पास फ्रैक्शन क्या बनेगा 7/15। ये हमारा जो है आंसर हो गया, दैट इज 7/15 जो है हमारा फ्रैक्शन बन गया। सो इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसमें सिंपल हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से सब्ट्रैक्ट करने की बात की थी, उसके बाद में इक्वेशन बना के हमने एलिमिनेट कर दिया। सो ये था हमारा सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन, जिसमें कि हमने एक्स और वाई के फ्रैक्शन के फॉर्म में फाइंड किया है। हमारे पास सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन है कि मंथली इनकम ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो 9:7, यानी जो हर महीने 2 लोग कमा रहे हैं पैसा, वो किस फॉर्म में कमा रहे हैं, रेशियो में 9:7 में। अभी जो रेशियो में कोई भी चीज आती है वो पूरी नहीं होती, यानी हम ये नहीं बोल सकते कि मंथली इनकम जो है एक पर्सन की 9 है, एक पर्सन की 7 है। ये जो होती है हमेशा क्या आती है, एक्स और वाई की टर्म्स में होती है, यानी टाइम्स में होती है। 9x की टाइम्स में, 7x के टाइम्स में, यानी x और y की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, उसके बाद में मल्टीप्लाई करते हैं, तब जाके वो निकलती है। सो आप ये मत मान के चलना कि ये पूरी रेशियो में है। सो मंथली इनकम जो है 2 पर्सन की वो है 9:7 में, एंड देयर मंथली एक्सपेंडिचर जो हर महीने का खर्चा कर रहे हैं वो है 4:3 में। इफ ईच सेव, अगर हर एक इंसान जो है वो सेव कर रहा है 5,000 रुपए हर महीने का, देन फाइंड देयर रिस्पेक्टिव मंथली इनकम। तो उनकी मंथली इनकम दोनों की कितनी निकलेगी। हम मान लेते हैं एक पर्सन ए है, एक पर्सन हमारे पास बी है। जो मंथली इनकम मान लेते हैं हमारे पास एक्स है, और मंथली एक्सपेंडिचर जो खर्चा कर रहे हैं वो वाई है, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता। सेविंग तो हमें पता है 5,000 है, बट हमें नहीं पता कि इनकम कितनी आ रही है उनकी और खर्च कितना हो रहा है। हम मान लेते हैं लेट मंथली इनकम, हम मान लेते हैं कि मंथली इनकम जो है इज इक्वल्स टू एक्स, एंड मंथली एक्सपेंडिचर जो है और हर महीने का खर्च जो है उनका वो कितना है, वाई मान लेते हैं। मंथली एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू वाई। जो वो इनकम कमा रहे हैं वो एक्स है, एक्सपेंडिचर जो वो खर्च कर रहे हैं वो वाई है। अब हमें बोला है कि 2 पर्सन है, उनका मंथली इनकम रेशियो है 9:7, यानी मंथली इनकम की बात करेंगे पहले हम। मंथली इनकम जो है वो हम मान लेते हैं 2 पर्सन है, एक है ए, एक है बी। एक ही में मान लेती हूँ मंथली इनकम कितनी है 9:7, यानी 9 जो है एक ही, बट किस टाइम में होगी, एक्स की फॉर्म में, क्योंकि इनकम किस में है, एक्स है हमारी। सो 9x होगी, जो भी एक्स की वैल्यू आएगी उसको 9 टाइम्स होगी, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके उसकी मंथली इनकम निकलेगी हमारे पास। सेम अगर बी की माने तो बी की क्या आ जाएगी, 7x आ जाएगी, क्योंकि 7 टाइम्स ऑफ मंथली इनकम। अब हम माने आगे, तो हमारे पास एक्सपेंडिचर की बात करें तो मंथली एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा हमारे पास, मंथली एक्सपेंडिचर की बात करें तो वो हमारे पास कितना हो जाएगा, वो किस रेशियो में है, वो है हमारा 4:3 में, यानी हमारे पास ए का कितना है 4x है और 4y है, एक्सपेंडिचर हमारा किसमें है, y है। सो 4y है, एंड बी का हमारा कितना है 3y है। इसका मतलब हो गया मंथली खर्चा जो है हमारा कितना आ रहा है, ए का 4y है और बी का खर्चा कितना है 3y है। अब हम बात करें हर महीने जो है दोनों ए और बी जो है अपना 5,000 रुपया सेव कर रहे हैं, यानी बचा रहे हैं। तो हमें निकालना है उनकी मंथली इनकम कितनी होगी हर महीने की। तो सेविंग कितनी है, यहाँ पे हम लिख देंगे सेविंग कितनी है इनकी, सेविंग है इनकी 5,000 रुपीज 5,000 इनकी क्या है, सेविंग है। अच्छा, अब अगर 5,000 रुपए ये सेव कर रहे हैं हर महीने, कमा रहे हैं इतना, आप ये बताओ जब भी कोई भी पैसे कमा रहे हैं हम, तो जितना हमारा खर्च आ रहा है और जितना हम सेव करें वो मिलाकर होता है। यानी सपोज कोई भी ए है, कोई वो 5,000 रुपए हर महीने का इनकम है, और अगर उसका खर्च 3,000 रुपए और सेविंग जो 2,000 रुपए, तो जिसका खर्च के जो एक्सपेंडिचर है और जो सेविंग है वो मिलाकर उसकी इनकम बनती है। इसका मतलब है हमारी किसी की भी इनकम होती है वो हमारा खर्च और सेविंग को मिलाकर होती है। इसका मतलब हुआ कि हम लिख देंगे यहाँ पे कि मंथली इनकम जो होता है हमारे पास वो क्या आता है, मंथली इनकम जो होती है हमारे पास वो क्या होती है, या फिर हम बात करें मंथली इनकम की नहीं तो सिंपल इनकम की बात करें तो इनकम जो होगी हमारे पास वो किसके इक्वल होगी, इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, जितना भी हमारा खर्च हो रहा है, प्लस सेविंग, जितना कि हमारा हम सेव कर रहे हैं। ये जो है आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही सिंपल चीज है कि जो इनकम होती है हमारी वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर, यानी जितना हम कमा रहे हैं वो किसके बराबर होगा, जितना खर्च कर रहे हो जितना बचा रहे हैं, दोनों को मिलाकर ही तो हम बनाएंगे कितनी इनकम आ रही है हमारी। अब हम इनकम है ए की 9x, इनकम है ए की 9x इज इक्वल्स टू में एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना हो रहा है ए का 4y, यानी इज इक्वल्स टू में 4y प्लस सेविंग कितनी है 5,000 रुपए हर महीने सेव कर रही है,
ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। 9x + 4y = 5000, यानी 4y को यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए तो 9x - 4y = 5000, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन जो है बन गई, फर्स्ट इक्वेशन है। नाउ सिमिलरली एक और इक्वेशन की बात करें b की, ये तो हमने बात की a की, जो कि a कमा रहा था। अब b की इनकम की बात करें तो b की इनकम क्या है हमारे पास, 7x इनकी मंथली इनकम है, 7x मंथली इनकम है इजिकल्स टू एक्सपेंडिचर, यानी खर्चा कितना है इसका खर्चा है b का 3y है, इजिकल्स टू में 3y प्लस सेविंग कितनी है, सेम 5000 रुपए दोनों सेव कर रहे थे, यानी इसकी भी 5000 सेविंग है। तो अब सेकंड इक्वेशन बन गई 7x, 3y इधर आ जाएगा -3y इजिकल्स टू 5000, ये हमारी क्या बन गई सेकंड इक्वेशन। ये हमारी अब दो इक्वेशंस बन गए। इन दोनों इक्वेशंस में से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे x और y की वैल्यू को, और जो x और y की वैल्यू आएगी हमारे पास वो हमारी मंथली इनकम और एक्सपेंडिचर बन जाएगा। अब हम बात करें कैसे फाइंड करेंगे। ये हमारे पास दो इक्वेशन है, या तो हम सब्स्टिट्यूट करें या तो एलिमिनेट करें। अगर सब्स्टिट्यूट करना है तो हम लोगों को वापस x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी पड़ेगी, वो प्लस में जाएगी फिर अपॉन में जाएगी, बहुत लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा, इसलिए हम एलिमिनेट करते हैं। बट एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास ये जो दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है फर्स्ट इक्वेशन एंड इक्वेशन ये है। जब आप इसको ध्यान से देखोगे इन दोनों इक्वेशन को, तो आप देखोगे कि हमारे पास कोई भी x की टर्म में भी सेम नहीं है जो एलिमिनेट हो, y की टर्म्स में भी सेम नहीं है जो एलिमिनेट हो। इसका मतलब हम लोगों को कोई एक वेरिएबल को x वाले को ये y वाले की सेम वैल्यू बनानी पड़ेगी, उसके बाद ही हम उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। x वाले के साथ देखें तो 9 है, x यहाँ पर 7 है यानी बड़ी वैल्यूज हैं। y के साथ देखें तो 4 और 3 यानी छोटी वैल्यू है। तो छोटी वैल्यूज के साथ में अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इजी रहेगा। सो हम क्या करेंगे, इसको सेम बनाने के लिए क्या करूंगी, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, अगर मैं 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 = 12, यहाँ पर 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूं 4 3 = 12, 12 12 बन के 12/12 आउट कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसका मतलब मुझे यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इक्वेशन नंबर 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 3 से, एंड इक्वेशन नंबर 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी, 4 से, बिकॉज जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो यहाँ मेरा 12y बनेगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी यहाँ भी मेरा 12y बनेगा। लेकिन जब भी हम मैथ्स में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, हमें पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन चेंज होगी उसके बाद ही सॉल्व होगा। तो पहली इक्वेशन को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो कितना आएगा, 9 3 = 21 27, 9 3 = 27, x - 12y = 15,000, ये हमारी हो गई इक्वेशन। जब 3 से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को, 9 3 = 27x माइनस का साइन, 4 3 = 12y = में 5000 × 3 = 15,000। अब इस इक्वेशन जो है इसको मैं सेकंड इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई, 7 4 = 28 x माइनस का साइन, 3 4 = 12 y = 5 4 = 20,000। ये हमारे पास आ गया जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया पूरी इक्वेशन को। अब देखें तो 12y बन गया, इसका मतलब अब यहाँ पे एलिमिनेट इजीली हो जाएगा। अब एक लाइन लगाएं, अब यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ भी नेगेटिव साइन है, मुझे क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज करना पड़ेगा। साइन चेंज करना है तो यहाँ पर माइनस का प्लस हो जाएगा। सिमिलरली पूरी इक्वेशन में साइन चेंज हो, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी माइनस हो जाएगा। अब देखें तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, -12y और +12y 0 हो गया। यहाँ प्लस था, प्लस माइनस इज माइनस, 28 में से 27 गया इज 1x, यानी x बचेगा, बट साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का, बिकॉज 28 जो है बड़ा है, 28 के साथ में कौन सा साइन है, नेगेटिव है। सो -x = का साइन प्लस माइनस माइनस 20,000 - 15,000 इज 5,000, 5,000 आया, लेकिन साइन किसका आएगा, नेगेटिव, बिकॉज 20,000 15,000 से बड़ा है एंड इसके साथ में नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे भी नेगेटिव साइन से नेगेटिव साइन कैंसिल। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 5,000, x कितना आ गया, 5,000। अब हम देखें हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड देयर रिस्पेक्टिव मंथली इनकम, हमें मंथली इनकम ही पूछा है। यहाँ पर क्या है, एक्सपेंडिचर है। अगर पूछा होता एक्सपेंडिचर भी बताओ तो हम क्या करते, x की वैल्यू को किसी भी क्वेश्चन में पुट करते, y जो एक्सपेंडिचर है वो हम निकाल लेते इजीली। बट यहाँ हमसे पूछा ही नहीं है एक्सपेंडिचर, हमसे क्या पूछा है, मंथली इनकम पूछी है दोनों की। मंथली इनकम a की कितनी है, 9x है, b की कितनी है, 7x है, यानी 9 को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं, 7 को x से मल्टीप्लाई करूं तो मंथली इनकम निकल जाएगी, हर महीने का जो है कितना कमा रहे हैं a और b वो निकल जाएगा।
यानी ए की मंथली इनकम निकालनी है मेरे को, तो ए की कितनी आ जाएगी 9x। इसका मतलब हो गया 9 मल्टीप्लाई 5000, 5000 आ रही है x की वैल्यू, तो ए की मंथली इनकम कितनी आ गई 45,000, ए की रुपीज 45,000, ये हमारी आ गई मंथली इनकम ऑफ ए। अगर हमें बी की निकालनी तो बी की मंथली इनकम कितनी थी हमारे पास, बी की मंथली इनकम कितनी थी 7x थी, यानी 7 मल्टीप्लाई एक्स, इसका मतलब होगा 7 मल्टीप्लाई 5000, तो कितनी आ जाएगी हमारे पास, बी की मंथली इनकम आ जाएगी रुपीज 35,000, यानी 35,000 जो है बी की मंथली, हर महीने 35,000 बी कमा रहा है एंड ए जो है वो 45,000 जो है उसकी मंथली इनकम है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हमें बोला होता कि खर्चा भी निकाल, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है उनका, तो हम y की वैल्यू को भी फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज एक्सपेंडिचर हमारे पास y था, लेकिन हमसे मंथली इनकम दोनों की पूछी थी, एक की हमारे पास 9x थी, एक की 7x थी, तो हमने 9x और 7x की वैल्यूज फाइंड किया, तो हमारे पास a और b की जो है मंथली इनकम निकल गई। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू हैव टू रीड इट केयरफुली, बिकॉज जब आप इसको रीड करेंगे तभी आपको पता लगेगा। इसमें है बहुत सी सिंपल टर्म्स, एक्सपेंडिचर सेविंग, ये तो बहुत इजी टर्म्स है। सो ये था हमारा CBSE 2025 का क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक द चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, and please don't forget to hit the bell icon, and if you have any doubt related to it, write it in the comment section.